नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब फटाफट अंदाज में देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें खटाखट पूछें। 9136934065 इस नंबर पे आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वर्ल्ड से और अखिलेश जैन हैं, फाउंडर हैं टेक्निकल IQ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात कर लेते हैं, गोल्ड सिल्वर की शुरुआत कर लेते हैं इसी खबर के साथ। क्या लग रहा है आपको अखिलेश जी, जिस तरह की चाल कल दिखी थी, आज हालांकि दायरे में हो रहा है, क्या फिर से एक्शन बढ़ने वाला है? चांदी फिर से एक दो दिनों में फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगी क्या? देखिए, मैंने जैसा पहले भी शोज में कहा है कि चांदी चांदी ने मल्टी ईयर चार्ट्स पे ब्रेकआउट किए थे अराउंड $30 के आसपास से, और यहाँ से हमने एक अच्छा रनअप देखा। वहीं ऊपरी उस तरह से वहां पे एक अच्छी सेलिंग आई थी, बट कहीं ना कहीं चांदी ने वही $30 के आसपास सपोर्ट लिया और वापस से इसने पुल बैक लिया। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि जब तक $30 के ऊपर चांदी बनी हुई है, तो यहाँ से बड़े मूवमेंट्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी जिस हिसाब से पार्शियल फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, आइदर वो ईस्ट साइड से हो या व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट्स को लेके हो, तो उसके कारण भी या थोड़ा बहुत जो फंडामेंटल्स बीच बीच में डेवलप होता है, इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं, उसके कारण मूवमेंट्स ये ले रहा है। हालांकि मुझे अभी भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका तेजी लग रहा है, और इसका पीछे बेस मेटल का भी एक अच्छा खासा रोल है। चाइना का जो एक इनपुट्स है, जो ये सॉरी स्टिमुलस जो पंप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी एक पॉजिटिव पुश है। तो मुझे लगता है कि चांदी का जो ओवरऑल मूवमेंट है वो तेज रहेगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 93,700 के आसपास चांदी मिलती है, तो वहां पर चांदी में लेकर काम करना चाहिए। 93 का इसमें स्टॉप लॉस रखे नीचे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव वापस से नए हाइस की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, और चांदी 95,300-400 से लेकर 98,000 की टेरिटरी में भी जा सकता है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो तेजी का है। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में अगर कोई डिप मिलता है तो लेके ही काम करें। जी। क्वांटिटी में खरीदे। स्क्रीन पर आपके लिए कॉल भी है, अखिलेश जी की कॉल है। चांदी में खरीदारी की सलाह 93,500 से 93,700 का जब लेवल आपको दिखे वहां पर एंट्री करें। 93,300 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 95,300 95,400 का टारगेट इन्होंने दिया है। अब प्रथमेश जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर क्या करना चाहिए? किस तरह की चाल दिख रही है? क्या रणनीति बनाए? हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही मेरे ख्याल से सेल की रणनीति रहेगी। 71,970 के बाद में जून वाइदा सेल करने की सलाह रहेगी। 72,090 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 71,770 के लिए रहेगा। सिमिलरली सिल्वर में जुलाई वाइदा 94,720 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 95,320 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 93,720 के लिए रहेगा। तो ये सलाह गोल्ड और सिल्वर को लेकर है। चलिए अब कुछ सवाल भी ले लेते हैं। जो दर्शक है वो सवाल लगातार व्हाट्सएप कर रहे हैं। योगेश सोनी है, सोने में तेजी कहाँ तक जाएगी? आप बताइए अखिलेश जी, सोने की तेजी आपको कहाँ तक जाती दिख रही है? योगेश सोनी जी को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, थोड़ा टाइम हो सकता है मोमेंटम ये साइडवेज पकड़े। हालांकि हमने ऊपरी लेवल से 24.31 2431 के आसपास से एक बार टर्मिनेशन देखा था, और मुझे लगता है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हालांकि यहाँ पर ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिलते रहेंगे। मुझे लगता है कि कॉमेक्स भाव में अगर भाव 2352 के ऊपर मेंटेन करते हैं, तो यहाँ से हमको एक बार वापस से एक रैली गोल्ड में देखने को मिल सकती है, और भाव 2423-24 के टेरिटरी में वापस आ सकते हैं। तो ये लेवल स्पेसिफिक आप ट्रेड कर सकते हैं अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो जब भी भाव 2352-53 के ऊपर टिकते हैं कॉमेक्स स्पॉट के अंदर, तो वहां पर एक बाइंग की रणनीति बना सकते हैं, और इसका अराउंड $75 अपसाइड आप मूवमेंट देख सकते हैं। जी। तो ये व्यू आपके लिए है अखिलेश जी की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, उनका नाम है दिशांत चौधरी, हैं जयपुर से। क्रूड और नेचुरल गैस खरीदें या बेचें, क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी आप सलाह दीजिए इनको, ये क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करें? क्रूड में जून वायदा जो है वो 6590 के करीब बेचने की सलाह रहेगी। 6670 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 6400 के लिए रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में ऑप्शंस में ट्रेड करें, ज्यादा बेहतर विकल्प है। 230 का पुट ऑप्शन खरीदें, यहाँ पे 15 रुपए की प्रीमियम पे मिल रहा है। ये स्टॉप लॉस लगाए 10 रुपए का, और टारगेट रहेगा 25 रुपए।
प्रथमेश जी की तरफ से। आप बताइए, आप क्रूड और नेचुरल गैस पर क्या सलाह दे रहे हैं अखिलेश जी, बाई या सेल? देखिए, क्रूड का जो स्ट्रक्चर है मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव होता नजर आ रहा है नीचे के लेवल से। यहाँ पर जब इसने 6500 के ऊपर चलना चालू किया था तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक बॉटमिंग बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो काफी म्यूटेड है, बट चार्ट्स पर मुझे लग रहा है अब भी अगर नाइमेक्स रेफरेंस से बात करें तो 7700 सॉरी 7775 के आसपास तक अगर टूटता है तो वहां पर लेना चाहिए। 77 का इसमें स्टॉप लॉस रखें 77 का। और मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 80 टू 83 डॉलर के आसपास तक, अराउंड 7000 के आसपास तक यहाँ पे एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो 6450 के ऊपर जब तक है तब तक बाय करके काम करें 7000 के लक्ष्य के लिए। नेचुरल गैस में अखिलेश जी बताइए, नेचुरल गैस की क्या चाल रहेगी, बाई या सेल, क्या करें? दिशान जी को क्या सलाह देंगे, आपके ही शहर से हैं वो। नेचुरल गैस में आप 228 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, या अप टू अभी भाव 231 के आसपास मिलता है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 233 50 34 का आप स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है एक बार भाव 222 221 ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखने को मिल सकते हैं। कॉल भी दिखा जी। दीजिएगा अखिलेश जी की, कॉल भी है नेचुरल गैस पे 231 पे बेचने की सलाह है, 221 222 का टारगेट है, 233 रुपए 50 पैसे का इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अखिलेश जी की सलाह एनजी को लेकर है। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर 4 लॉट इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 904 रुपए पर, क्या करना चाहिए अखिलेश जी कॉपर में क्रिश को? देखिए, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है सारी बेस मेटल्स का। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉपर में भी एक अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। मेरा रिकमेंडेशन, अगर हालांकि आपने यही करंट भाव पे बाय किया है, हालांकि मुझे लगता है कि जो इसमें मोमेंटम डेवलप होगा 908 रुपए के ऊपर होगा। तो 908 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भाव जल्दी 926 27 की रेंज में दिखने चाहिए। इस ट्रेड के लिए आप 896 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इन बिटवीन अगर भाव 900 के आसपास आते हैं तो वहां पे एड ऑन किया जा सकता है। ओके, जी। चलिए, तो ये भी हुआ आपका कॉपर पर। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। प्रथमेश जी, अब आप बताइए, आप कॉपर पर क्या सलाह दे रहे हो और बाकी मेटल्स पर आपका क्या आउटलुक है? कॉपर में 907 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 912 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 897 के लिए रहेंगे। और बाकी मेटल्स में वैसे कोई खास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट फिर भी जिंक काफी अच्छा लग रहा है, जिंक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती जिंक में बाइंग है, बाकी आप यहाँ कॉपर सेल करने की सलाह, हालांकि कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन अखिलेश जी की यहाँ पर बाइंग की सलाह थी कॉपर को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शक के सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, किसान है, राजस्थान जोधपुर के आसपास के हैं, जीरा और इसबगोल पर इनको राय चाहिए। इसबगोल आप ट्रैक करते हैं क्या अखिलेश जी? माफी चाहूंगा सर, गोल तो ट्रैक नहीं करता मैं। ओके, जीरे को लेकर क्या सलाह देंगे आप? जीरे, हालांकि आप तो टेक्निकल ट्रेडिंग में हैं, तो इसबगोल की तो अभी ट्रेडिंग उस तरह की हो नहीं रही है। जीरे पर बता दी इनको क्या करना चाहिए, किसान है, उस हिसाब से बताइएगा सर। जीरे में मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे बॉटमिंग बन चुकी है नीचे के स्रोत से, जहाँ पे 21 200 300 के पास हमने एक बार बॉटमिंग बनता हुआ देखा। अभी एक मोमेंटम चल रहा है जहाँ पे मुनाफा वसूली होती दिख रही है। मुझे लगता है कि 26,000 के आसपास तक भाव आते हैं तो वहां पर वापस से खरीदारी करना चाहिए, या 26,000 के नीचे के भाव का एक बार ध्यान रख के अपनी पोजिशंस में आप बिल्डअप रख सकते हैं अगर आप बाइंग साइड में हैं। और मुझे लगता है ग्रेजुअली ये जो भाव है, बिकॉज ये थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है, तो वो ग्रेजुअली 31,500 से लेकर 43,000 प्लस भी मैं देखता हूँ। तो बॉटमिंग भाव एक बार 26,000 के नीचे मानकर इसके अंदर बाइंग की रणनीति कर सकते हैं आप घटे में। और धनिया को जी। लेकर क्या लग रहा है अखिलेश जी? धनिया ½ % के आसपास गिरा है, जो तेजी रिकवरी की कोशिश हो रही थी, धीरे धीरे फिर से तेजी गायब हो रही है। क्या लग रहा है, आगे धनिया खरीदना चाहिए क्या इस आसपास में? देखिए, धनिया नो मैंस लैंड जैसा ट्रेड बना हुआ है। हमने पिछले 3 से 4 महीने से इसका जो ट्रेड देख रहे हैं वो 73 से लेकर 79 के रेंज में ही ये ट्रेड करा रहा है, और वैसा ही ट्रेड अभी भी लग रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है नेक्स्ट वायदे के अंदर अप टू 7350 के आसपास तक, तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 73 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और ग्रेजुअली वापस से भाव 76 79 की टेरिटरी में
जाएंगे। हालांकि जो ओवरऑल मूवमेंट है वो 73 से 79 इसी रेंज में लगा है। जी। चलिए अब हल्दी की बात करते हैं। हल्दी में आज भारी गिरावट दिखी। आज 6% के लोअर सर्किट पर हल्दी का वायदा बंद हुआ है 19,650 के नीचे। 20,000 के 400 के ऊपर जाने के बाद से लगातार यहाँ पर अब मुनाफा वसूली दिख रही है। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, हल्दी के कारोबारी हैं। पूनम जी, क्या हो रहा है हल्दी में? इतनी गिरावट आज क्यों दिखी है? कोई वजह? बड़ी भी गिरावट बन सकती है कि यहाँ से रिकवरी आप देख रहे हैं? सब आज की जो गिरावट आई है उसकी उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी गिरावट हो जाएगी, परंतु पिछले जो 15 दिन से है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड सेटिस्फैक्टरी नहीं निकली है। हर आदमी के जो दिमाग में था कि इसमें 20 रुपए 10-15 रुपए का जो डिफरेंस था वो कवर हो जाएगा, परंतु वो कवर हो नहीं सका। एक्सपोर्ट वाले 180-82 से ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। और अपने दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जून के महीने में डिलीवरी का महीना है और करीबन 450 से 500 गाड़ी जो है वो अपने इसमें डिलीवरी आना है अपने जून में। तो लोगों को उसका भी डर लग रहा है कि 500 गाड़ी डिलीवरी का कौन उठाएगा, क्या उठाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी ये मानसून की रिपोर्ट आ रही है कि टाइमली मानसून आ जाएगा और बरसात पानी अच्छी रहेगी, तो लगता है इसमें हर आदमी को दिख रहा है कि सोइंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो इसके वजह से भी किसान क्या माल रोक नहीं रहा है और मंडियों में माल लाते ही जा रहा है। उसके वजह से भी काफी कुछ फर्क पड़ जा रहा है। अब जो गिरावट आ गई है इसमें और 500 रुपए का रिस्क और ज्यादा है, मतलब 3% के करीब और गिर सकता है, ज्यादा नहीं गिरेगा इसमें। फिर वापस इसमें बाउंस बैक भी हो सकता है कि बाउंस बैक भी आप उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आपने 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए। एक तो मौजूदा भाव पर एक्सपोर्टर तैयार नहीं है उस भाव को देने के लिए, ये भी वजह हो सकती है। दूसरा, डिलीवरी की बात आपने की, उसकी संभावना से भी अब दबाव बना है। और मानसून की रिपोर्ट तो है ही, बेहतर मानसून की रिपोर्ट से लग रहा है कि सोइंग अच्छी होगी और अच्छी फसल से फिर यहाँ पर उस खबर से भी दबाव है। आप 3% की बात कर, क्या और ज़्यादा गिरावट की संभावना तो नहीं लग रही है? और मंडियों में क्या हालचाल है? क्या अराइवल्स की स्थिति क्या है अभी सर? अराइवल्स उतनी ज्यादा नॉर्मल भी नहीं आ रही है, उल्टा हर साल के हिसाब से अराइवल्स कम आ रही है, परंतु जो डिमांड काफी कमजोर रहने से माल उठ नहीं रहा है। उसके और क्या हर आइटम में लागत इतनी ज्यादा लगने लग गई है कि हर आदमी का बस का काम नहीं रहा है। तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। फाइनेंशियल जो वो है उसके भी काफी फर्क पड़ने लग गया है। को खरीदना होगा पूनम जी, किस भाव पे खरीदेंगे हल्दी को? अगर 10 रुपए कम में मिलती है तो बिल्कुल सेफ है। ओके। 5 रुपए में मतलब अपन एक रिस्क ले सकते हैं इसमें। आप बताइए अखिलेश जी, आपको क्या लग रहा है हल्दी में? हल्दी एक काफी ब्रॉड रेंज में काम कर रही थी और हालांकि अपने अपर साइड की रेंज से इसमें एक बार रिवर्सल देखने को मिला है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 18,500-600 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर लॉन्ग की पोजीशन है। अगर उसके नीचे बाजार यहाँ पे रुकते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा वायदा और करेक्शन दे सकता है। तो अगर किसी की पोजीशन होल्ड है तो मेरे ख्याल से उसको 18,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बात कर लेते ग्वारसीड ग्वारगम, हालांकि काफी सीमित दायरे में है, मॉनसून का लगता है इंतजार कर रहा है। आप क्या सलाह देंगे ग्वारसीड ग्वारगम में अखिलेश जी? अगेन यहाँ पे कोई बहुत बड़े क्लूज नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो ये वादा है 5635-5675 की जो मेन टेक्निकल बैरियर्स है उनको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वापस से इसमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है अप टू 5450। तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जब तक 5675 का ये लेवल ब्रिज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई भी उछाले मिलते हैं तो 5675 का एक बार ध्यान रख के सेलिंग ही करनी चाहिए। और 5450 और फर्दर और नीचे डिप मिल सकते हैं। तो 5650 के नीचे है तब तक यहाँ पे पोजीशंस को आइदर हेज करें या सेल का काम करें। तो ये व्यू आपके लिए ग्वार में निकल कर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि etnow.in का रियलिटी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स चल रहा है। सीधे हम वहीं चलते हैं, वहाँ पर श्री जयप्रकाश
दलाल हैं जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड स्टेट है हरियाणा सरकार में, सीधे चलते हैं वो इस समारोह में क्या बोल रहे हैं। मिल जाए, इससे जो चंडीगढ़ आपको आना जाना या गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस हो और लोकल लेवल पर ऑफिसर जो हैं आपको अप्रूवल दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने बहुत सारी अप्रूवल्स को टाइम बाउंड किया है और इसके लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाई है हमने कि अगर कोई वक्त पर आपको अप्रूवल नहीं मिलती तो ऑटोमेटिक मोड में अप्रूवल डीम्ड अप्रूवल मानी जाएगी और कोई अगर अधिकारी टाइम बाउंड उसके अंदर नहीं कार्रवाई करता तो हम उसके अंदर कार्रवाई भी करते हैं। हमारा मकसद यही है कि सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम हो, अप्रूवल्स टाइम पर हों और करप्शन की संभावनाएं कम से कम हो। और उसी का परिणाम है कि बहुत सारे जो बिल्डर्स हमारे हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज भी है। चैलेंज है लैंड प्राइसेस, लैंड एग्रीगेशन। पहले हम एक्वायर करते थे लैंड, लेकिन लिटिगेशन में जाती रहती थी, उसकी एनहांसमेंट आती रहती थी और अनसर्टेनिटी बनी रहती थी कि लैंड की प्राइस फाइनली कस्टमर को, अपार्टमेंट ओनर को क्या पे करना पड़ेगा। अब उसके लिए भी हमने पॉलिसी बहुत सारी चेंज की है। लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आए, लैंड ओनर्स के कोलैबोरेशन की आपको अलाउ किया और टीओडी की अलग से पॉलिसी लेके आए, टीडीआर की एक अलग से पॉलिसी लेके आए। जो जो सुझाव आपसे आते रहते हैं हम उन पर विचार करते हैं और हमारा मकसद यही है कि सरकार और डेवलपर का तालमेल हो और कंज्यूमर को एक अच्छी क्वालिटी का टाइम बाउंड उसमें घर मिले और क्रेडिबिलिटी जो है बिल्डर की बने, जिससे कि हम ये समझते हैं कि एक अलॉटमेंट लेटर बिल्डर का वही उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी हो जाए कि बैंक उसको एक्सेप्ट करे, फाइनेंस उससे मिलने लग जाए और कहीं कोई हैंकी पैंकी या शेकी कोई चीज़ गड़बड़ की संभावनाएं ना रहे। तो इस दिशा में जितने भी सुझाव आते हैं हम उसको मानते रहते हैं। In association with new Taigun GT line, style to wander. 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। फोन पे गर्व से पेश करते हैं शेयर डॉट मार्केट ऐप एंड वेबसाइट। जीरो ब्रोकरेज ऑन कैश डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, जीरो अकाउंट ओपनिंग फी। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। शासन कहते हैं इसे। पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। बाहर से नहीं मिल रहा। घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। मुझे तो आइंस्टाइन के थ्योरम्स ही व्हाट्सएप मैसेजेस जैसे लगते। फिर कैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मैंने किसी को दोस्त समझकर 40,000 रुपए दे दिए। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। AI डीप फेक से कोई भी आपके करीबी व्यक्ति की शक्ल या आवाज कॉपी करके आपको फंसा सकता है। पहचान कौन, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं खाने के तेल की। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, CEO हैं सनविन ग्रुप के। शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त दिया हमें। सर, पाम तेल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं, सोया तेल में भी स्ट्रेंथ धीरे धीरे लौट के आ रही है, क्या खबर है सर? देखिए, पाम में तो अभी प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना बढ़ नहीं रहा है
और डिमांड अच्छी बढ़ गई है बिकॉज पाम तेल सोयाबीन और सनफ्लावर के कंपैरिजन में चीप हो गया है। सो उस कारण से हमने देखा पाम तेल के दाम करीबन $50 बढ़े हैं पर मेट्रिक टन, जो CPO $900 जून का हो गया तो $950 है। और सोयाबीन ऑयल में भी हम देख रहे हैं करीबन $100 बढ़ गया है। सोयाबीन ऑयल जो जुलाई का सोयाबीन ऑयल $900 होता था वो $1000 हो गया है, बिकॉज वहाँ ब्राजील में जो आंधी तूफान और वो फ्लडिंग हुआ था उससे 3 मिलियन टन का लॉस हो गया क्रॉप का। अर्जेंटीना में भी थोड़ा सा लॉस है और इस कारण से वो हो गया, प्लस बायोडीजल में डिमांड अच्छी है। ये सब कारणों से देख के सोयाबीन ऑयल बढ़ गया है एंड सनफ्लावर ऑयल भी $100 बढ़ गया है। तो सोयाबीन सनफ्लावर $100 बढ़े हैं, पाम $50 बढ़ा है। इस तरह से पिछले 10-15 दिनों में प्राइस में एक्शन आया है। ये वेदर रिलेटेड है, ये सप्लाई रिलेटेड है और ये इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था तो अब थोड़ा सा उसमें टेक्निकल रिबाउंड भी आया है। ये तीनों चारों बातें होने से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा है और लोकल मार्केट में भी हम देख रहे हैं रेपसीड सरसों की अराइवल ज्यादा बढ़ी नहीं है, किसान माल होल्ड कर रखा है, मिलर्स को पैरिटी नहीं है, नाफेड ने प्रोक्योरमेंट किया हुआ था। वो सब देख के सरसों तेल भी हम देख रहे हैं जो नीचे में 100-102 रुपए पर केजी हो गया था कच्ची घानी, वो भी 117-18 रुपया हो गया है। तो ये एक आगे और भी दाम बढ़ेंगे क्या? देखिए अभी एक अच्छा लेवल रिकवरी आई है, अब इसके बाद और थोड़ा बहुत मार्केट और बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन डेफिनेटली 2-3% और मार्केट बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और डाउन साइड मार्केट का भी हमने कहा कि भाई जैसे पाम ऑयल है, पाम ऑयल में अभी आप समझ के चलिए जुलाई अगस्त सितंबर का पाम ऑयल जो है नीचे साइड में 875 और ऊपर साइड में 975 के बीच में रहेगा। सोयाबीन ऑयल जो है जुलाई अगस्त का जो है वो 950 से 1050 के बीच में रहेगा और सनफ्लावर भी जो है वो 980 से लेके 1070 के बीच में रहेगा। ऐसा अनुमान अगले 2 महीनों में सब तेलों का रेंज आप जानना चाहे तो पर मेट्रिक टन पर डॉलर पर मेट्रिक टन या अबाव रेंज रहेगा। ओके, यानी आपको लग रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है, 2 से 3% तक दाम और बढ़ सकते हैं। शुक्रिया संदीप जी, आपने बताया कि दाम क्यों बढ़े हैं और आगे कितनी तेजी और आ सकती है। तो चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है। अखिलेश जी और प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।